नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, तो इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। विनीता तेजी से अपने कमरे का दरवाजा बंद करना चाही, लेकिन सुशील ने उसको कमरे से बाहर बरामदे में खींच लिया और विनीता को लगातार मारे जा रहा था। कुछ देर तक वो रोती रही, फिर कुछ सोचकर अब शांत हो चुकी थी। आज फिर सुशील ने उस पर हाथ उठाया था और फिर धक्का देकर वो पूरी बुरी गालियां देता हुआ घर से बाहर चला गया था। 4 वर्षीय सारा और 3 वर्षीय अक्षय हिचकियों के साथ रोते हुए उससे चिपके हुए थे। तीनों के आंसू मिलकर एक हो रहे थे। अब यह समय आए दिन की बात हो गई थी। विनीता सोच रही थी, कौन कहेगा कि दोनों पढ़े लिखे संपन्न परिवारों से हैं। दोनों के ही परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से समाज में अच्छी हैसियत रखते थे। कहने को तो उनका प्रेम विवाह था, सजाती होने के कारण और शायद परिजनों के खुले हुए विचारों का होने के कारण भी उन्हें विवाह में कोई अड़चन नहीं आई थी। सभी की रजामंदी से पूरे रीति रिवाज के साथ उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ था। दोनों के ही माता पिता ने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, बल्कि अगर यह कहें कि कुछ जरूरत से ज्यादा ही दिखावा किया गया था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शादी के थोड़े दिनों बाद ही सुशील का यह रूप उसके सामने आ गया था। विनीता यह देखकर चौंकी जरूर थी। दोनों ने एक साथ एमबीए किया था। विनीता अपने बैच की टॉपर थी। पूरा जोर लगाने के बाद भी सुशील पूरे कक्षा में दूसरे स्थान पर ही रहता था। दोनों के बीच एक शर्त स्पर्धा रहती थी कि पहले स्थान पर कौन आए। सुशील का दोस्त पुष्पेंद्र अक्सर कहता था, अच्छा है तुम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हो, नहीं तो एक दूसरे का मुंह ही तोड़ देते। आरती हंसते हुए उसमें कहती, और कहीं यदि दोनों शादी कर लेते तो एक दूसरे का गला ही दबा देते। सब खिलखिलाकर हंस पड़ते और बात हवा में उड़ जाती। पता नहीं साथियों के कहने का असर था या क्या, धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करने लगे। और जब सुशील पर प्रेम का भूत चढ़ा तो वह इतना अधिक रोमांटिक हो गया कि खुद पीड़िता को भी विश्वास नहीं होता कि यह वही ककड़ू गुस्सैल सुशील है जो आए दिन लड़ता रहता है। सहेलियां भी विनीता से जलने लगी। सुशील हर दिन विनीता के लिए कुछ न कुछ सरप्राइज प्लान करता और सब देखते रह जाते। सुशील कभी भी कुछ छिपा कर नहीं करता, सब कुछ सबके सामने खुला खुला पूरा कॉलेज जानने लगा था। दोस्त कहते, शादी के बाद सुशील तो जोरू का गुलाम बन जाएगा। सुशील हंसकर जवाब देता, हाँ भाई बन जाऊंगा, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है, तुम भी बन जाना, पर अपनी बीवी के, मेरी नहीं। और चारों ओर जलन भरी खिलखिलाहट बिखर जाती। विनीता को खुद के सुशील का यह रूप बहुत भाता था। वह तो खुशियों के सतरंगे आकर आकाश में विचरण कर रही थी, मगर कहाँ जानती थी कि कुदरत उसे अंधेरे की गहरी खाई की ओर ले जा रहा है। पहला झटका विनीता को शादी के पहले महीने में ही लगा था। मात्र 7 महीने 7 दिनों का हनीमून ट्रिप से जब दोनों लौटे थे, एक हफ्ता तो बाहर ही निकले और सुशील तो जैसे मजनू की तरह उसे निहारता ही रहता। ज्वाइंट फैमिली थी। घर में सास अवतारी देवी और ससुर बुबलाल थे। जेठ जेठानी भी थे, पर सुशील को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जेठानी जरूर इस बात पर ताना मारती थी। वह एकांत में सुशील को समझाती। वह कहता, जो जलता है उसे जलने दो, अपने काम से काम रखो बस। उस रात नई बहू के स्वागत में सुशील के चाचा लाल जी ने पूरे परिवार को खाने पर बुलाया था। बहुत चाव से सज धर कर जब वह तैयार हुई और सुशील के सामने आई तो सुशील के चेहरे पर पल पड़ गया। यह क्या पहना है तुमने विनीता, क्यों क्या हुआ, अच्छा तो है? शीशे में खुद को निहारते हुए उससे पूछा। ब्लाउज का इतना गहरा गला किसको दिखाना चाहती हो? यह सुनकर आहत हुई थी विनीता, पर खुद को संभाल कर बोली, अच्छा तो जनाब इनसिक्योर हो रहे हैं, बदल कर नीचे आ जाओ, मैं माँ के पास इंतजार कर रहा हूँ। कहता हुआ सुशील कमरे से बाहर चला गया। विनीता का उखड़ा मूड चाचा जी के घर में सबके स्नेहित परिवार से खिल उठा था। खाना खाकर सब बैठक में हंसी मजाक कर रहे थे। बहुत ही खुशनुमा माहौल था। सब उसके रूप और व्यवहार की तारीफ कर रहे थे। थोड़ा हंसी मजाक भी चल रहा था। किसी बात पर सबके साथ साथ विनीता भी खिलखिलाकर हंस पड़ी तो सुशील तेजी से चीखा, क्या घोड़ी की तरह ही गिना रही हो? कायदे से हंस भी नहीं सकती हो क्या? वहां पर सब चुप हो गए।
और उसी असहनीय शांति के बीच वापस चले आए। कोई कुछ नहीं बोला। कमरे में आकर वो बहुत रोई, लेकिन सुशील पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह करवट बदल कर आराम से सो गया। सुबह भी घर में इस बारे में कोई बात नहीं हुई। न ही किसी ने उससे कुछ कहा, न ही सुशील को कुछ समझाया गया। जेठानी के चेहरे पर जरूर व्यंग भरी मुस्कान पूरे दिन तैरती रही। कुछ ही दिनों बाद सुशील का किसी दोस्त की एनिवर्सरी की पार्टी थी। सुशील ने उसे शाम के लिए तैयार होने के साथ साथ यह भी हिदायत दी कि देखो, यह मेरे दोस्त की पार्टी है, शराफत वाले कपड़े ही पहनना। बल्कि ऐसा करो कि मुझे दिखा दो कि तुम क्या पहनने वाली हो। यह तो बस शुरुआत थी। उसके पहनने बोलने पर टिप्पणी करना, टोका टाकी करना, व्यंग करना और सुशील के लिए एक आम बात हो गई थी। उस दिन पार्टी पूरे शबाब पर थी। जब संगीत की लहरों पर थिरक रहे थे। संगीत वैसे भी पीड़िता की कमजोरी थी। वह भी पूरी तरह से संगीत में डूबी हुई थिरक रही थी। अचानक सुशील चिल्लाया, क्या नचनिया की तरह ठुमके लगाए जा रही हो? अब पिछली बातें कूद जाओ। शरीफ घर की बहू बन गई हो तो शरीफों की तरह रहना सीखो। इस अपमान को वह सह नहीं पाई और रोते हुए बाहर की ओर भागी। सुशील भी उसके पीछे पीछे आई। घर पहुंचते उसने अपनी सासू माँ को पूरी बात बताई, पर उनकी प्रतिक्रिया से वह चकित रह गई। देख बहू, पति पत्नी के बीच में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इन्हें तूल नहीं देना चाहिए। जाओ, जाकर कमरे में आराम करो। यह कहते हुए उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और अपने कमरे में चली गई। रात उसने रोते रोते ही काटी। सुबह होते ही वह अपने मायके चली आई। अपने माता पिता की प्रतिक्रिया से वह बुरी तरह आहत ही हो गई। पिता ने ठहरे हुए शब्दों में उसे समझाया, देखो विनीता, हर दंपत्ति के बीच में ऐसे मौके आते ही हैं। बात को बिगाड़ने से कोई लाभ नहीं है। पुरुष कभी कभार कुछ ऊंचा नीचा बोल ही देते हैं। छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठोगी तो खुद भी दुखी रहोगी और हमें भी दुखी करती रहोगी। अब बड़ी हो गई हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। हमारी परवरिश पर उंगली उठाने का मौका उन लोगों को मत देना। बस इतनी सी अपेक्षा है तुमसे। पिता तो अपनी बात कहकर अपने कमरे में चले गए। उसने आशा भरी नजरों से माँ की ओर देखा। कुछ देर शांत रहने के बाद माँ बोली, तुम अगर यह सारी बातें अपना मन हल्का करने के लिए हमारे साथ साझा कर रही हो तो ठीक है, पर अगर तुमको लगता है कि हम लोग दामाद जी से इस बारे में कोई बात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। माँ, बात बीच में काट कर माँ बोली, विनीता, हमने तुम्हें बेटी की तरह पाला है। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि तुम लड़का बन जाओ। लड़की और लड़की की तरह रहना सीखो। लड़कियों को थोड़ा दबना पड़ता है, सहना पड़ता है। गृहस्थी की गाड़ी तभी पटरी पर चलती है। माँ, मुझे इस तरह अपमानित करने का अधिकार सुशील को नहीं है। देखो विनीता, तुमने तो खुद देखा है तुम्हारे पापा कितनी बार मुझे क्या कुछ नहीं कह देते हैं। तो क्या मैं उनकी शिकायत लेकर अपने मायके जाती हूँ? नहीं ना माँ, पर मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। विनीता, यह शादी तुम्हारी पसंद से तुम्हारी खुशी के लिए करी गई है। इसे निभाना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। अभी हमें तुम्हारी छोटी बहन अनीता की भी शादी करनी है। अगर बड़ी बहन का डाइवोर्स हो गया तो अनीता की शादी में बहुत दिक्कत आएगी। 3-4 दिन रहो आराम से मायके में और फिर अपने घर चली जाना। रात बहुत हो गई है, अब जाओ सो जाओ। शाम को ऑफिस से लौटते हुए सुशील उसके मायके चला आया। बिना कुछ कहे सुने वह सुशील के साथ अपने ससुराल चली आई। अपमानित होने का एक अनवरत सिलसिला आरंभ हो गया था। अब उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल का एहसास हो रहा था। भावना में बहकर उसने हनीमून पर से अपनी लगी लगाई नौकरी को इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि सुशील ने कहा था, तुम दूसरे शहर में नौकरी करोगी तो मैं वियोग में ही मर जाऊंगा। 1-2 साल साथ में ही जी लेते हैं, फिर तुम भी नौकरी कर लेना। तुम तो टॉपर हो, तुम्हें तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। जाने उसे कब नींद आई। अगले दिन जब वह सुबह सोकर उठी तो उसे चक्कर आ रहे थे। उसे लगा कि उसे तनाव की वजह से ऐसा हो रहा है, पर सासू माँ की अनुभवी आंखें शायद समझ गई थी। उन्होंने डॉक्टर के पास ले जाकर जांच करवाई और खुशी से झूमती हुई घर वापस आई। साल भर के भीतर ही सारा उसकी गोद में खेलने लगी थी
और लगभग 1 साल बाद ही उसने बेटे अक्षय को जन्म दिया था। 2 बच्चों की माँ उसकी जेठानी चल ढूंढ गई थी। अब वे भी उससे बात बात पर कुछ न बोलती रहती और बेटा पाकर सास अब उस पाई पक्ष लेती थी। पर बच्चों की माँ को नौकरी करने की अनुमति इस घर में नहीं थी। धीरे धीरे सुशील शराब पीने लगा। सबके बीच उसका अपमान करना अब रोज की बात थी। कमरे में अगर वे कुछ समझाने की कोशिश करती तो वे सुशील उस पर हाथ उठा देता और बच्चे डर जाते। कॉलेज में सुशील के परम मित्र थे पुष्पेंद्र। एक ही शहर में होने के कारण उनकी दोस्ती अभी भी कायम थी। अगर उनके सामने कुछ भी घटित होता तो वे कभी सुशील को समझाते और कभी उसे। पर यह बात न तो सुशील को अच्छी लगती न ही परिजनों को। इसलिए उन्होंने सुशील के घर आना जाना कम कर दिया। पर मोबाइल से वह विनीता से संपर्क में रहते। विनीता जब भी परेशान होती एकांत पाकर पुष्पेंद्र जी को ही फोन लगा देती। पुष्पेंद्र हमेशा उसका हौसला बढ़ाते, अपने पैरों पर खड़े होने की सलाह देते। एक दिन पुष्पेंद्र घर आए थे। जब सुशील ने विनीता को गाली दी तो पुष्पेंद्र बच्चों को वास्ता देकर उसे समझाने लगे। और सुशील तो जैसे अपना आपा ही खो चुका था। उसने उन दोनों के रिश्ते पर ही उंगली उठा दी। अपमान से तिलमिलाए हुए पुष्पेंद्र उठकर चले गए और पुष्पेंद्र का सारा गुस्सा सुशील ने उस पर ही उतार दिया। आज जिस तरह से सुशील ने उसे पीटा था उसे देख कर अक्षय सहम गया था। और उस घटना के बाद घंटों भर तक सारा डर कर कांपती रही थी और उसके आंसू रुके नहीं थे। विनीता को लगा ये मेरे बच्चे हैं और डर और उलझी हुई जिंदगी नहीं दे सकती हूँ। अब अपने बच्चों के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। यह निर्णय लेने के बाद विनीता स्वयं को भविष्य में आने वाले कठिन समय के लिए मानसिक रूप से तैयार करने लगी। अब उसे पता था कि यह लड़ाई उसकी अकेले की है। इस युद्ध में कोई उसके साथ नहीं खड़ा होगा। पर फिर भी विनीता हल्का महसूस कर रही थी। अगले दिन सुशील के जाने के बाद विनीता लैपटॉप लेकर बैठ गई और कई जगह नौकरी के लिए आवेदन भेज कर ही अपने कमरे से बाहर आई। 3 दिनों तक कहीं से कोई जवाब नहीं आया। वह निराश नहीं हुई। जानती थी कोर्स करने के 6 साल बाद का लंबा अंतराल लिया था उसने तो थोड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिलेगी ही। पर उसे विश्वास था कि उसकी योग्यता को देखते हुए उसे नौकरी जरूर मिलेगी। मगर हमेशा अपना सोचा कहाँ होता है। इससे पहले कि विनीता की नौकरी लगती सुशील ने उसके हाथ में तलाक के कागज थमा दिए। दूसरा विस्फोट यह था कि सुशील ने कोर्ट में अपने बच्चों की कस्टडी मांगी थी क्योंकि विनीता बेरोजगार थी। यह सुनकर विनीता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। पर विनीता ने रोने चिल्लाने की बजाय आगे की रणनीति पर विचार करना आरंभ किया। उसे किसी से किसी सहारे की उम्मीद नहीं थी। एक ही व्यक्ति था जिससे वह कोई मदद मांग सकती थी। तो उसने पुष्पेंद्र को फोन मिलाया। पूरी स्थिति बताकर उसने किराए का मकान ढूंढने का सुशील के आने से पहले ही विनीता अपने दोनों बच्चों को लेकर एक अटैची के साथ घर में चली गई। पुष्पेंद्र उसके विश्वास पर खरा उतरा और उसने अपने किसी परिचित के यहाँ उसे एंगेज्ड बनवा दिया। पुष्पेंद्र ने उसे मायके जाने की भी सलाह दी। पर विनीता ने यह कहकर मना कर दिया कि यह मेरी लड़ाई है और मैं इसमें उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। रात में जब सुशील लौटा तो इस नए घटनाक्रम से पूरी तरह बौखला गया। आप लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? वह इस तरह से मेरे बच्चों को लेकर नहीं जा सकती। हम लोगों को लगा कि आप लोगों की आपस में बात हो गई होगी। उसकी भाभी मुंह बनाकर बोली। सुशील अपने कमरे में चला गया। उसके जीवन में इतना बड़ा भूचाल आया था और परिवार का कोई सदस्य उसके पास हमदर्दी दिखाने भी नहीं आया। समझ नहीं पा रहा था कि जिन परिवारों परिजनों पर विनीता जान छिड़कती थी उसके जाने का किसी को कोई दुख नहीं था। जब आधी रात को सुशील को भूख लगी उठकर बाहर आया। डाइनिंग टेबल पर रोटी और सब्जी ढकी थी। वही खाकर वापस सो गया। आज अगर विनीता होती तो गरम कर मान मनोहार से सलाद अचार के साथ उसे खिलाती। अगली सुबह भी सबको सामान्य ढंग से होता रहा। जब वह बाहर निकलने लगा तब माँ ने पूछा, विनीता बहू से कुछ बात हुई क्या?
नहीं, खुद गई है तो खुद वापस आएगी, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुस्से में सुशील बोला। और वह तलाकनामा? भाभी ने पूछा। उसी से उसकी अक्ल ठिकाने आएगी, आप देख लीजिएगा। यह कहता हुआ सुशील बाहर चला गया। समय के तो जैसे पंख होते हैं, तेजी से खिसकने लगा। दिन, महीना और फिर साल बीत गया। न विनीता आई, न उसका कोई फोन आया। सुशील ने भी अपनी अकड़ में कोई फोन नहीं किया था। और इस दौरान सुशील ने विनीता की कमी को शिद्दत से महसूस किया था। अपनी उलझनों के कारण उसका काम में मन नहीं लगता था। जब काम अच्छे से नहीं करते तो प्राइवेट कंपनी उसको क्यों रखती? अतः उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। बेरोजगार तेवर अब भाभी पर भी बोझ था। वही भाभी जो उसके साथ मिलकर विनीता को ताने सुनाया करती थी, अब उसे ताने देती थी। जो अपनी पत्नी और बच्चों का नहीं हुआ, वह किसी और का कैसे होगा? अपने ही घर में उसकी स्थिति अनचाहे मेहमान जैसी हो गई थी। अब सुशील को अपने जीवन में विनीता का महत्व समझ में आ रहा था। वह खुद को विनीता से मिलने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रहा था कि तभी उसके ताबूत में आखिरी कील के रूप में हस्ताक्षर किया हुआ तलाकनामा रजिस्टर्ड डाक से उसके पास आया। साथ ही विनीता ने कोर्ट के पास अपने बच्चों की कस्टडी का भी दावा ठोका था, क्योंकि अब वह बेरोजगार नहीं थे, बल्कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की लीड मैनेजर थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।